धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, शिक्षा माफियाओं की चलती चली है। मैं सारे जितना भी परीक्षा फल है सबको कैंसिल कर दूं और उसके बाद नए सिरे से अगर मैं परीक्षा फल बनाऊं। ये जो परिस्थितियां ऐसी इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है लक का। चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। 1/3 जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रैंडम एरर के कारण से, रैंडमली गेस करने के कारण से सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका वो लक कह सकते हैं। एक कैंडिडेट परीक्षा में एब्सेंट था, बावजूद इसके इनका रिजल्ट आया हुआ है। वो आरटीआई के माध्यम से आएंगे तो मैं उनको दूसरे का जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनका ओएमआर शीट में दिखा दूंगा। टीएट का बात किया आपने सर, कब उसका नोटिफिकेशन दे रहे हैं? क्या नेगेटिव मार्किंग उसमें आ रहा है? आएगा तो स्वरूप क्या होगा उसका? बिल्कुल ई ऑप्शन रहेगा। ई ऑप्शन कभी भी हम नहीं हटाएंगे। छात्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अप्रत्याशित कट ऑफ गया, 113 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया और देखा जाए तो एससी का भी कट ऑफ 104 गया है। छात्र कल रात से ही हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। विश्वास किसी को नहीं हो रहा है, ना ही शिक्षकों को, ना ही छात्रों को। मुझे भी नहीं हो रहा। मैं भी 15 सालों से बीपीएससी देख रहा हूँ, इतना कट ऑफ कभी नहीं गया। हमारे साथ हैं आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर हैं, इनसे बात करेंगे। छात्रों के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, नाराज हैं, अभी गुस्से में हैं, इसलिए वो उनके प्रश्न भी काफ़ी तीखे हैं अभी आयोग से। सर से ही जानेंगे। सर, अप्रत्याशित कट ऑफ 113 चला गया। छात्र खुलेआम कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, शिक्षा माफियाओं की चलती चली है। इसी कारण 113 कैंडिडेट 113 कट ऑफ चला गया है और आयोग जो है वो आंख मूंदे हुए है। 113 का कट ऑफ कैसे चला गया? आज तक कभी नहीं गया था। देखिए, ये जो परीक्षा हुई ये पुनर्परीक्षा है। जो अभ्यर्थी मई महीने में पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिए, वो मई महीने से लेकर के सितंबर महीने तक वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठे नहीं थे। उन्होंने जो मई महीने में जो गलतियां की होंगी उससे सबक ले करके वो अपनी तैयारी बेहतर किए होंगे। कोचिंग वाले लोगों ने भी उनको बेहतर पढ़ाया होगा। तो अगर पिछले वर्ष की तुलना में अगर 4-5 नंबर अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें तो बल्कि ये लगना चाहिए कि हमारे बेहतर अभ्यर्थी इसमें आए हैं, बेहतर प्रिपरेशन के साथ आए हैं। मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष करीब जितने लोग अप्लाई किए थे उसमें से करीब 30 से 35% उसमें ड्रॉप आउट हो गए, तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे और लगभग संख्या 2,80,000 थे। इस बार हम लोगों का अच्छा मैसेजिंग गया था कि हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे, जैसा कराया भी था। तो जो लोग नॉन सीरियस थे वो ड्रॉप आउट कर गए और इसी कारण से एग्ज़ाम में करीब लगभग 50% लोग ड्रॉप आउट कर गए थे, नहीं अपीयर हुए थे। जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग सीरियस कैंडिडेट थे। एक तो वो सीरियस कैंडिडेट थे, दूसरा कि उनका मई महीने में एक तरह से समझिए कि उनका रिहर्सल हो चुका था, उससे जो सबक लेकर के वो अपना बेहतर तैयारी किए थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कट ऑफ हायर गया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी मोर और लेस सेम था। जो लास्ट ईयर था वही था, क्योंकि हाईएस्ट जो गया है वो वही गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मैं पहले भी इस बात की चर्चा किया हूँ कि एक नंबर पर कई अभ्यर्थी होते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जैसे हमारे जितने पद हैं उसका 10 गुना अगर हमको लेना था, लगभग 8,000 के आसपास हमें सिलेक्शन करना था, लेकिन हमें 8,000 की जगह पर हमें 11,000 हुआ। अगर हम उसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात अगर करें तो 40% हमको जनरल कैटेगरी का होता है, मतलब करीब 3200 के आसपास हमें सिलेक्शन करना था एज़ पर द नॉर्म्स। लेकिन होता क्या है कि जो लास्ट कट ऑफ पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं हमें उन सबको सेलेक्ट करना पड़ता है। आप देखेंगे कि 3200 के जगह पर हमें 5,000 से ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि लास्ट नंबर पर तो लगभग 2,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट लास्ट नंबर पर थे। तो एक नंबर पर 2 से 2,500 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि धांधली हुई है, मैं ये कहूँ कि अगर ठीक है धांधली अगर हुई है, मैं सारे जितना भी परीक्षा फल है सबको कैंसिल कर दूं और उसके बाद नए सिरे से अगर मैं परीक्षा फल बनाऊं तो कट ऑफ कितना नीचे गिरेगा? 2 नंबर सिर्फ गिरेगा। क्योंकि जैसा मैंने बतलाया कि एक नंबर पे 2-2,500 कैंडिडेट्स हैं।
हमें मात्र 3600 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, नए अगर करेंगे, मेरा 2 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं गिरेगा अगर हम अभी के वर्तमान रिजल्ट को अगर खारिज भी कर देते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि ये जो परिस्थितियाँ ऐसी इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है लक का। चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर हम देखें कि अगर कोई गेस वर्क करता है, अगर हमारा 100 हम सही बनाते हैं सवाल को और बाकी 50 को अगर हम सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क से करते हैं तो 4 ऑप्शंस मेन ऑप्शंस होते हैं, तो हर चौथा क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। मतलब कि 1/4 मेरा, अगर हम सिर्फ रैंडम गेस करते हैं तो 1/4 मेरा सही हो जाएगा, यानी 50 जो हमको नहीं आता था सवाल, वो सवाल भी हम रैंडम गेस करके 12 से 13 नंबर हम ले आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे चयन में ऐसे हर कैंडिडेट बोलेंगे जो जिनका चयन हुआ है कि उनका एक तो पहला पिछले मई की तुलना में, मई की परीक्षा की तुलना में पुनर्परीक्षा में उनका बेहतर तैयारी था, उनका बेहतर प्रदर्शन भी हुआ था। दूसरा, ये सब जानेंगे कि कहीं ना कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर उनका बढ़ा है रैंडम गेस के कारण से। और मैं ये स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 1 तिहाई जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रैंडम एरर के कारण से, रैंडमली गेस करने के कारण से सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका वो लक कह सकते हैं। नेचुरली जब 1 तिहाई अगर लक के कारण से, अपने भाग्य के कारण से अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1 तिहाई वैसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि अपना मेरिट रहने के बावजूद भी वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और यहीं पर भाग्य का, लक का जो फैक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और मेरिट उस हिसाब से कम पड़ जाता है। मेरा ये मानना है कि जो 113 लाए हैं वो सफल हैं, उनका लक भी अच्छा था, मेरिट भी था, वो सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि जो 112 लाए हैं, 111 लाए हैं या 110 लाए हैं वो पिछड़ गए हैं, उनका लक नहीं साथ दिया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और मैंने देखा है कि 115 से लेकर के 113 तक में, या तो 115, 114, 113 में आधे लोग इसी में आ गए, उसके ऊपर जो आधे ही लोग हैं, लेकिन 115, 114, 113 में इसी 3 नंबर में अधिकांश लोग, आधे से ज़्यादा लोग इसी में आ गए हैं। तो ये एक लक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसीलिए मेरा ये मानना है कि मेहनत के बिना तो खैर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर आप लक नहीं था आपका तो, या सिली मिस्टेक आपने कर दिया तो फिर आप असफल हो गए और इसका अफसोस रहेगा मुझे। और इसीलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग का सोचा कि मैं नेगेटिव मार्किंग करूं ताकि ये जो रैंडम एरर है, जो लक का जो फैक्टर है, जो चांस फैक्टर है, वो कम हो सके और लोगों को इस तरह का हार्ट बर्न ना हो। सर ये और भी है सर कि छात्र जो हैं, मेरे पास सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मेरे पास भी आया कि सीरियल में कुछ रोल नंबर हैं, जैसे कि लास्ट का लाइन आप देखिएगा रिजल्ट का तो 77, 78, 79, 80, 81। फिर से आपको बताएं कि बहुत सारे छात्र सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं रोल नंबर के साथ कि ये कैंडिडेट परीक्षा में एब्सेंट था, बावजूद इसके इनका रिजल्ट आया हुआ है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं सर, इसको लेकर सर क्या कहना है सर? देखिए, आपने नोटिस नहीं किया, एक तो हम लोगों ने इस बार बेहतर चेकिंग किया है और एक कारण यह भी था कि हमारा रिज़ल्ट जैसे 14 तारीख के 3-4 दिन पहले तैयार होने के बाद भी हम लोग 14 तारीख को नहीं निकाल सके, हम लोग को 17 तारीख लगा, क्योंकि हम इसकी गहन चेकिंग कर रहे थे। उस गहन चेकिंग में कई कैंडिडेट्स का हम लोगों ने पाया कि उनका रोल नंबर गलत था और कई का सीरीज़ गलत था। तो हम लोगों को, जहाँ तक हम लोगों को दूसरे साक्ष्य से, जैसे अटेंडेंस सीट से या गोला अगर उसने सीरीज़ का गलत लगा दिया तो हम लोगों ने उसका जो लिखा हुआ था उसको देख करके उस तरीके से भी हम लोग उसको सुविधा दिए कि सो दैट कि वो उसका सिली मिस्टेक के कारण से वो न छंटे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट उनको जानते हैं कि वो अपीयर नहीं हुआ है और वो कैंडिडेट नहीं अपीयर हुआ है और दूसरे आपने बताया कि वो उतना मेरिट का नहीं है। देखिए, क्या आपको लगता है कि इम्पर्सनेशन का मामला नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है। और इस बात भी हम लोगों ने, ऐसे जितने मामले हम लोगों के नज़र में आए
उसको हम लोगों ने छांटा भी है। और मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा कि उन लोगों ने इम्पर्सनेशन के क्या मोडस ऑपरेंडी, क्या तौर तरीका अपनाया, लेकिन और ये भी नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे उसको डिटेक्ट किया। खाली इतना कहना चाहूँगा कि कई मामले हम लोगों ने उस तरीके से डिटेक्ट किए और ऐसे छांटे। कई लोगों ने अपने जो मैनिपुलेशन करके OMR शीट में कट करके जो करते हैं ना लोग, उसको हम लोगों ने कई मामले को हम लोग डिटेक्ट किया, उसमें हम लोगों ने उनको रिड्यूस किया उनका नंबर। और इन्हीं सब चीज़ों को चूँकि मैनुअली चेक करना पड़ता था। एक मैं छोटा सा उदाहरण खाली देना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडिडेट किसी दूसरे के बिहाफ में अपीयर हो जाता है, जिसको इम्पर्सनेशन कहते हैं, अटेंडेंस में वो अपना रोल नंबर देता है, क्योंकि इन्विजिलेटर उसका देखेगा कि भाई राम कुमार अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो राम कुमार का ही फ़ोटो है, उसी का आई कार्ड है, उसी का एडमिट कार्ड है, वगैरह वगैरह, सब कुछ उसी का, रोल नंबर भी उसी का है। लेकिन अगर OMR शीट में अगर वो रोल नंबर दूसरे अपने भाई बंधु का, किसी का साथी का नंबर दे देता है, तो वो इम्पर्सनेशन हो गया। और वो इम्पर्सनेशन का सिस्टम उसको कैसे डिटेक्ट करेगा? तो ये चीज़ है कि हम लोग ऐसे मामलों को भी डिटेक्ट किए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मामले हो सकता है कि हम लोगों के लेंस से छूट गया हो, और इसी कारण से जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जिनका कि हम जानते हैं कि ये एब्सेंट रहा है और उसके बाद भी अगर ये सेलेक्ट हो गया तो गड़बड़ है। आपने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने लिखा है इस बार की औपबंधिक है। ये जो रिज़ल्ट है वो औपबंधिक हम लोगों ने निकाला है। उसका एक कारण यह भी था कि हम पूरी पारदर्शिता बरतते हुए हम OMR शीट्स को भी लोगों को देंगे। अपना OMR शीट्स लोग फ्रीली बिना RTI के वो देख सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट का, अगर उनको लगता है कि ये रोल नंबर सीरीज़ में ये गलत है, उनको लगता है ऐसी बातें हैं, तो वो RTI के माध्यम से आएंगे, तो मैं उनको दूसरे का जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनका OMR शीट में दिखा दूंगा और वो देख लें, आश्वस्त हो लें। अपने पड़ोसी का अगर उनको लगता है कि वो साथी अपीयर नहीं हुआ था, वो गलत आ गया है, मुझे बताएं। हमारे पास और भी तरीके हैं उसको चेक करने के लिए, और इसीलिए मैंने बताया कि ये मैंने औपबंधिक लिखा है, क्योंकि अगर इस तरह की अगर कोई बातें प्रकाश में आती हैं तो हम बेशक हम उसको कैंसिल करेंगे। जी सर, एक और चीज़ है सर कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि BPSC का सीरियस तैयारी नहीं करते हैं, रेलवे के हैं, SSC के हैं, जो कि मेंस में भी नहीं बैठते हैं। सर आपको भी पता होगा अटेंडेंस बहुत कम रहता है। तो ऐसे में जो मूल रूप से इसका तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का, इसी में अपना पूरा पढ़ाई लगाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो रिजल्ट डबल करने का वो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि रिजल्ट को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो भी 1-2 नंबर से जो छूट गए हैं उनको मौका मिले, और मेंस में ही वास्तविक चयन होना है तो कम से कम उस दायरे में आपको सभी कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सर इसको लेकर सर प्रयास कुछ हो सकता है, रिजल्ट कुछ और बढ़ाया जा सकता है? सर देखिए, इसका मैं अभी तुरंत हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ। मेरा अपना मानना है कि जो 11,000 कैंडिडेट जो आए हैं वो प्रॉपर मेरिट के कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरिटोरियस नहीं है, वो मेरिट के हैं, और थोड़ा लक फैक्टर जरूर होगा। मेरा ये भी मानना सही है कि कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा कि 1/3 रैंडम एरर के कारण से अनलकी रहे तो वो नहीं सिलेक्शन हुआ, 1-2 नंबर नीचे जाएगा, 11-12 तक जा सकता है अगर हम अतिरिक्त लोगों को लेने की बात करते हैं, तो उससे नीचे नहीं जाएगा। मैंने जैसे बताया कि 100% हम रिजल्ट को खारिज भी कर देंगे तो भी 2 नंबर से नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये सोचना कि भाई हम लोगों ने जो अनाउंस कर रखा है, हमारा जो नॉर्म्स है कि हम 10 गुना लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं PT में, अब उस नॉर्म्स को अगर हम बदल करके अगर हम 20 गुना कर देते हैं तब भी हमारा 2 ही नंबर पर असर पड़ता है, उससे भी लोग बहुत संतुष्ट नहीं होंगे। अब ऐसे मामले में अगर हम कोई नीतिगत निर्णय, एक बार जब परीक्षा हो गया, रिजल्ट निकल जाने के बाद हम नीतिगत निर्णय लेते हैं ऐसा, तो वो गलत होगा, क्योंकि उसमें फिर हम कोई खेल जब शुरू हो जाता है उसके बाद उसका नियम नहीं बदला जाता है। हम नए वाले में हम जो जरूर ये कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले में हम ये सोचें कि हम 10 गुना ही रखें, 20 गुना कर दें उसको, ये मैं नहीं अभी इस पर कुछ हाँ ना बोल सकता हूँ। अगर अभ्यर्थी
बड़ी संख्या में अगर इस बात को महसूस करते हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर हम दुगना भी करते हैं तो भी 2 ही नंबर नीचे जाएगा, और 2 ही नंबर नीचे जाएगा, उसमें 5000 कैंडिडेट सिर्फ को ही इसमें असर पड़ेगा। अब अगर वो 5000 कैंडिडेट के कारण से, या मान लीजिए अगर हर एक कैटेगरी में अगर कर रहे हैं तो मान लीजिए 11000 कैंडिडेट्स के लिए अगर हम ये दुगना करने की बात अगर करते हैं तो सिर्फ 11000 कैंडिडेट को ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो अभी जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो आपत्ति कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जब आपका नॉर्म्स यही था, हमने बेहतर तैयारी किया, हमने बेहतर प्रदर्शन किया, आप फिर से एक तरह से बड़े कंपटीशन में क्यों उतार रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसलिए प्रायः नियम को बीच रास्ते में नहीं बदला जाता है। जी सर, मेंस का डेट सब ये एक चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर कि यूपीएससी भी 80-85 दिन पीटी रिजल्ट के बाद देती है। आप 45 दिन देने वाले थे, लेकिन उसमें भी 3-4 दिन जो है रिजल्ट देने में देर कर होने के कारण वो भी ख़त्म हो गया। 40 दिन बचा हुआ है, मेंस का तैयारी करना है, डेट एक्सटेंड किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं सर। आपने देखा कि इतने अनिश्चितताओं के दौर के बाद भी हमारे पीटी में कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब सड़क पर नहीं थे, जो कैंडिडेट सफल हुए हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो कभी भी पीटी के रिज़ल्ट के भरोसे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी मेंस की तैयारी बखूबी जारी रखते हैं। और इसलिए 30 सितंबर को परीक्षा हुआ, उसके बाद वो अपने मेंस के लिए लग चुके होंगे, ये मेरा मानना है। जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो बिल्कुल लग चुके होंगे। और जैसा कि मैंने भी आप बहुत से यूट्यूब में भी देखा कि लोग पहले ये कह रहे थे कि 110 जाएगा, 105 जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो 113 वाले तो कम से कम निश्चित रूप से आश्वस्त थे कि उनका हो जाएगा, और वो मेंस की तैयारी कर ही रहे थे। ये हो सकता है कि 105 वाले नहीं तैयारी कर रहे थे, तो 105 वाले तो अभी सफल हुए भी नहीं हैं, लेकिन 113 वाले तो जो निश्चित तौर पर वो अपने मेंस की तैयारी जारी रखे थे। और 29 तारीख को जो परीक्षा का जो हम लोगों ने तिथि रखा है वही फ़िलहाल स्टिक करेगा। हमने ज़रूर एक बार सोचा था कि अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अगर बढ़ाने की संभावना है कि नहीं है, तो हमने पाया कि यूपीपीएससी ने उस समय फिर 1 सप्ताह 10 दिन के बाद हम ही लोगों के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने अपनी परीक्षा को आगे का तारीख रखा है। तो हम फिर से अगर अपना कैलेंडर को अगर डिस्टर्ब करेंगे अगर उसमें, तो फिर से और डिस्टर्बेंस बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मेरा मानना था, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी दोनों थोड़ा अलग अलग होता है। तो जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी करेंगे इसमें 67th का, और उसके बाद स्वाभाविक है कि वो फिर अपने रिज़ल्ट की प्रतीक्षा किए बिना वो अपना आगामी जो 68 का जो पीटी होगा उसकी तैयारी करेंगे। और उसकी तैयारी के लिए मेंस के एग्ज़ाम और पीटी के एग्ज़ाम के बीच में अंतर होना चाहिए। एक तो ये कारण था जो कैंडिडेट्स लोगों ने मुझे बताया। दूसरा ये था, हम लोग देखा कि जाड़े का मौसम था। हमने पिछले बार भी कहा था कि हमने देखा कि 67th का जो परीक्षा लोगों ने पीटी जो दिया वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लोग रात बिताए थे। तो जाड़े के मौसम में तो इसकी कल्पना करना ही मतलब कठिन है कि जाड़े के मौसम में प्लेटफॉर्म पर रात बिताना। इसीलिए हम लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया है। इन 2 कारणों से हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। वो हमारे कैलेंडर में आया हुआ है। वो 12 फरवरी का हम लोगों का डेट है। तो डेट तो यही है। जी सर 68 का बात किया आपने सर, कब उसका नोटिफिकेशन दे रहे हैं? क्या निगेटिव मार्किंग उसमें आ रहा है? आएगा तो स्वरूप क्या होगा उसका? देखिए 67th का जो अनुभव था, जिसका आभास था मुझे, क्योंकि मैंने जब यहाँ पदभार ग्रहण किया तो मैंने कई पहलू पर जब अपनी समीक्षा किया तो मैंने पाया कि 64वीं का, 65वीं का, 66वीं का हर परीक्षा में मैंने देखा कि एक नंबर पे कई कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे इस बार भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस बार 66 की तुलना में सीरियस कैंडिडेट करीब 40,000 की ज़्यादा संख्या में अपीयर हुए हैं। उसमें से अगर 10% भी अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल श्रेणी में है तो 2 नंबर तो ऐसे ही कट ऑफ बढ़ा देगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स एक नंबर पर रहेंगे। तो एक नंबर पर ज़्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे और चांस फैक्टर या रैंडम एरर की जो बातें हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है।
अन्यथा जो ये लक के कारण से हमेशा लोग परेशान होते रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। इसको रैंडम एरर जो हम लोग दूर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग के कई टेक्निक्स होते हैं। उसमें एक है कि हम लिमिटेड नेगेटिव मार्किंग करें विथ प्रोग्रेसिव मार्किंग या डिफरेंशियल मार्किंग, मतलब कि एक की जगह पर हम 2 नंबर रख करके करें। ये एक तरीका है। ये सबसे ज़्यादा मतलब हो सकता है कि प्रभावकारी तरीका हो, क्योंकि इसमें न केवल सक्सेस पर ज़्यादा नंबर मिलेगा लेकिन नेगेटिव पर भी ज़्यादा नंबर कटेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लिमिटेड रखें लेकिन डिफरेंशियल मार्किंग या प्रोग्रेसिव मार्किंग न रखें, मतलब कि एक नंबर अगर है तो सबका एक नंबर है, कुछ उसमें प्रश्न होंगे जिसका साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, बाकी के साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि हम सभी पर एकरूपता बरतते हुए, जैसे कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी कि आप किसको टफ़ कहेंगे, किसको नहीं टफ़ कहेंगे, किसको आप स्टार क्वेश्चन लगाएंगे, किसको नहीं लगाएंगे, इसलिए सब पर कर दीजिए। फाइन, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने इसलिए तीनों ऑप्शंस को मैंने डाल दिया है। जो विज्ञापन निकलेगा, जो नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा का, पीटी का 68 का, उसमें ये हम फीडबैक लेंगे अभ्यर्थियों से और इन 3 बिंदुओं पर, 3 ऑप्शंस पर, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन होगा, और मेरा समझना है कि अगर अभ्यर्थी लोग अगर ये मांग करते हैं और उनके समझने के में भी सरल है ये चीज़ कि सभी में नेगेटिव मार्किंग कर दें, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सभी में नेगेटिव मार्किंग करूँ। नेगेटिव करेंगे, ये ऑप्शन भी हटाने की बात कर रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहना है सर? ये ऑप्शन हटना चाहिए, छात्रों का यही कहना है। देखिए, ई ऑप्शन जो है एक ऑप्शन है। अभी तक हम लोग उसका उपयोग जो है एक पैसिव ऑप्शन की तरह, एक्टिव ऑप्शन नहीं है वो। मतलब कि अगर कोई प्रायः ABCD में अगर जो नहीं लगा, किसी कारण से कोई भूल चूक हो गया, तो वो ई ऑप्शन में चला जाता है। फिलहाल ये ई ऑप्शन पैसिव ऑप्शन है। आप देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कितना मार्क्स नेगेटिव दिया जाए उसका एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला 1/n-1 होता है, जहाँ पर n जो होता है कि कितने ऑप्शंस हैं। तो जैसे 5 ऑप्शंस हैं तो हम 1/5-1 यानी 1/4 नेगेटिव होगा। इनकरेक्ट आंसर पे -1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव होगा। अगर हम 4 ऑप्शंस रखेंगे अगर उसमें, तो -1/3 नेगेटिव होगा। ये एक स्टैटिस्टिकली फार्मूला है जिसके बेसिस पर ऐसा किया जाता है। तो अब अगर हम इसको, जो अभी लोगों की ये मानसिकता बनी हुई है कि चूंकि ये एक पैसिव ऑप्शन है, इसलिए इस पैसिव ऑप्शन पर हम हटा दें, इसको नेगेटिव मार्किंग में हटा दें। मेरा ये कहना है कि ज़्यादा ऑप्शन रहना गलत नहीं है। फिलहाल ये पैसिव ऑप्शन के रूप में है कि गलती होने पर उस ऑप्शन को उपयोग किया जाता है। मैं तो यह कहूँगा कि इसको एक्टिव ऑप्शन के रूप में बना लिया जाए, कि जानबूझ करके कुछ क्वेश्चन का आंसर वैसा हो। क्योंकि हम लोग भी जब अपने समय में जब UPSC में जब दिए थे परीक्षा, PT वगैरह देते थे, तो बहुत बार ऐसे आते थे, उसमें ऑप्शंस रहते थे। उसी 4 ऑप्शंस में कई बार ऐसे होते थे कि नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सम ऑफ, मेनी ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऐसे इस तरह के विकल्प जो होते थे उसी 4 में, लेकिन रहते थे ऐसा नहीं कि नहीं रहता था वो। इसलिए ये पैसिव ऑप्शन नहीं बना करके अगर एक्टिव ऑप्शन भी अगर इसको बना दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उससे बेहतर यह होगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें -1/4 होगा, कम नेगेटिव होगा। अगर ऑप्शन ज़्यादा है तो कम नेगेटिव होगा, ऑप्शंस कम रहेगा तो ज़्यादा नेगेटिव होगा। कहने का मतलब सर ये ऑप्शन रहेगा सर? बिल्कुल ये ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन कभी भी हम नहीं हटाएंगे। इसको अभ्यर्थी को सोचना होगा कि ये एक कंपटीशन है, ये कोई पास फेल की परीक्षा नहीं है। कंपटीशन अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, सरल है तो सबके लिए सरल है। सर 68वीं का सर कब आ रहा है सर नोटिफिकेशन? सर आज आ जाएगा सर? हाँ, मेरी तो ये उम्मीद थी कि ये जिस दिन परीक्षा फल निकला उसी दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन एक उसमें तकनीकी बात थी कि हम परीक्षा फल घोषित किए बिना हम कोई अपना आवेदन, नई परीक्षा का आवेदन आमंत्रित करना उचित नहीं होगा, इसीलिए वो आज हम लोग को निकल जाएगा। सर एक अंतिम प्रश्न है, एक चीज़ मैं इसमें हाँ सर चाहूँगा कि एक और कारण है कि हम एक दिन बात कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि 3 दिन का जो हमें ज़्यादा समय लगा चेकिंग में, उसमें कई अभ्यर्थी जो है अपना रोल नंबर गलत लिखे।
मतलब भूलवश, जानबूझ करके इम्पर्सनेशन वाली बात तो अलग है, भूलवश अपना रोल नंबर गलत लिखे, गोला गलत बनाए, लिखे सही गोला गलत बनाए, और दूसरा कि सीरीज़ गलत लिख दी, मतलब लिखे सही गोला गलत बनाए। हमारा जो कंप्यूटर है और ओमर रीडर जो होता है वो गोला देखता है। अगर आपने गलत सीरीज़ पर लगा दिया तो आपको आ जाएंगे 120 के जगह पर आपको आ जाएंगे 30 नंबर, अगर गोला गलत सीरीज़ पर लगा दिया। तो अब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दे रहे हैं और इस तरह की गलती लोग कर सकते हैं और करते होंगे, तो क्या हम उनको इस सिली मिस्टेक का दंड दे दें या हम उसके सिली मिस्टेक्स को हम किसी दूसरे तरीके से उनको नज़रअंदाज करके उनका सही गोला या सही सीरीज़ जो है उसके हिसाब से हम उसको चेकिंग करें। और यही कारण है कि थोड़ा विलम्ब हुआ कि हम लोगों ने वैसे सभी के मामले को, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि किसने सही गोला लगाया किसने गलत गोला लगाया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सभी कैंडिडेट्स का सभी सीरीज़ में चेकिंग किया, सभी सीरीज़ में चेकिंग किया कितना मार्क्स आ रहा है, और जो जिसमें उसने अपना गोला लगाया था अगर उसी सीरीज़ में अगर उसको मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है तो वो कंफर्म हो गया कि उसका सही है वो मार्क्स। अगर वो गोला लगाया है किसी और सीरीज़ का और मैक्सिमम मार्क्स किसी और सीरीज़ में आ रहा है तो ऐसे मामलों को हम लोग चेक करेंगे मैनुअली कि इसने गोला कहीं गलत तो नहीं लगा दिया है, क्योंकि उसको हाईएस्ट मार्क्स किसी दूसरी सीरीज़ में आ रहा है, गोला इसने किसी और सीरीज़ का लगा दिया है। और ये भी एक कारण है कि अभ्यर्थी के हित में हम लोगों ने देखा कि भाई उसने जो लिखा है गोला, वो गोला जो बनाया है सीरीज़ का और लिखा क्या है सीरीज़ का नंबर, कहीं उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। इस सब कारणों से जो आंसर को जो परीक्षाफल जो हम लोगों का है थोड़ा विलम्ब हुआ, ये सब कारण हुए कि अभ्यर्थी ने बड़े पैमाने पर ऐसी गलतियाँ की हैं। तो हम लोग इसको प्रयास करते हैं और हमारा ये है कि जो परीक्षा जो हमारा जो आवेदन जो नोटिफिकेशन जो है 68 का वो विलम्ब होने का एक कारण ये भी रहा है कि कई बार अभ्यर्थी जो होते हैं एग्ज़ाम देने के बाद वो बोलते हैं, वो इसी परीक्षा की बात नहीं है और भी दूसरे परीक्षा की भी बात में होती है, कि वो अपने आरक्षण श्रेणी जो अपना डालते हैं उसके साथ अपना जाति कुछ और लिखते हैं। जैसे बीसी का ईबीसी, ईबीसी का बीसी, इस तरह का चीज़ हो जाता है कि लिखा है ईबीसी, जाति दिया है बीसी का, और वाइस वर्सा। तो इस तरह की चीज़ जो बाद में उसके लिए तकलीफ दह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हम लोगों ने ये कहा कि ऐसी नौबत ही ना आए, उसके लिए हम जो अपने आवेदन जो आमंत्रित करते हैं उसमें जो जैसे ही उसने ईबीसी लिखा या बीसी लिखा, तो बीसी अगर उसने सेलेक्ट किया है तो उसको जाति का जो ड्रॉप डाउन मेनू जो खुले वो सिर्फ बीसी का ही खुले, उसमें ईबीसी का न खुले। अभी वैसा नहीं होता है। अभी क्या होता है कि अगर आप ईबीसी सेलेक्ट किए लेकिन जब जाति सेलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें तमाम जाति मिल जाता है, उसमें ईबीसी के अलावा भी जाति मिल जाता है, इसीलिए वो गलती होती है। तो इस तरह की गलती को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस बार अपने आवेदन में ही इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं, और इसके कारण से भी हमको एक दिन और लग रहा है कि ये हम लॉक कर देंगे। अगर आपने जाति ईबीसी लिखा है, मैंने ईबीसी कैटेगरी सेलेक्ट किया है, तो जाति ड्रॉप डाउन मेनू में आपको ईबीसी का ही मिले, ताकि अभ्यर्थी ऐसी कोई गलती न करें। सर अंतिम प्रश्न है, सारे प्रश्न आपने सर पूरा खुल के जवाब दिया है। जो छात्र चयनित नहीं हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर हम पूरे परीक्षा फल को ही अगर खारिज कर देते हैं तो भी कट ऑफ 2 ही नंबर से नीचे जाएगा। अगर हमें अपने अभ्यर्थियों के बेहतर प्रदर्शन, उसके मेरिट पर विश्वास नहीं है और इसलिए आशंका कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर अभ्यर्थी खराब प्रदर्शन करते तो लोग ज़्यादा संतुष्ट होते क्या उसका मतलब ये था कि भ्रष्टाचार नहीं होता था क्या? मेरा ये कहना है कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो इसको स्वीकार करना चाहिए, और ये इस बात को अपने भी पीठ थपथपाना चाहिए सभी लोगों को, अभ्यर्थियों को भी और उनके शिक्षकों को भी, कि उन लोगों ने उनको बेहतर उनको पढ़ाया, उनको बेहतर उन्होंने तैयारी किया, मेहनत किया, इसलिए वो सफल हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है
कि नहीं ये तो बहुत ही गड़बड़ हुआ है और पूरा खारिज भी करने के दो नंबर भी सब गड़बड़ है अगर, तो बेशक वो सीबीआई के लिए या किसी और एजेंसी से या ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या किससे भी कराने की बात करते हैं, आयोग उस पर अनापत्ति अपना दे देगा। अगर सरकार पूछती है या सरकार के पास ऐसी कोई बात जाती है तो हम आयोग की तरफ से एनओसी दे देंगे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आयोग बिल्कुल ही सहयोग करेगा। तो चेयरमैन साहब थे और इन्होंने आपके जो भी मुद्दे हैं सभी पर खुलकर अपनी बात विस्तार से रखी है। तो चिंतन करें, सोचें और जैसा भी है आपने आगे का अपना रणनीति बनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और सर समय दिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक बातों को सर ने क्लियर किया है, तो इस पर आप चिंतन जरूर करें। सर ने जो भी कहा है उस पर विचार जरूर करें, उसे सोचें और आगे की रणनीति बनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।